तो सबसे पहले बात करेंगे यूपी के सियासत की। सपा और कांग्रेस के दरमियान जो सियासी हलचल मची हुई है, इस बारे में बात करेंगे। आपको बता दें, राज्यसभा की 11 सीटों के लिए पर्चे नामजदगी दाखिल करने का अमल 24 मई से शुरू हो गया है। वहीं अब समाजवादी पार्टी ने भी अपने राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से डिंपल यादव, कपिल सिब्बल और जावेद अली खान के नाम पर मुहर लग चुकी है। कपिल सिब्बल ने समाजवादी पार्टी से अपने पर्चा नामजदगी भी दाखिल कर दिया है। जराये के मुताबिक कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजकर अखिलेश यादव नाराज चल रहे पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान की नाराजगी को दूर करना चाहते हैं। वाज़ेह आजम खान के केस की पैरवी सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने ही की थी। राज्यसभा चुनाव में जिनको सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है। इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं। बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं। देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास। एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं, और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया, आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं। यूपी से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, का बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। कपिल सिब्बल जो कि कांग्रेस के सीनियर मजबूत लीडर, एक बड़ा नाम, लेकिन सपा में ज्वाइन होते ही इस डेवलपमेंट को अब किस तरह से देखा जा रहा है? हाँ, देखिए, कपिल सिब्बल को राज्यसभा में भेजना अपने आप में एक बड़ा डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश की सियासत के पसमंदर में है। और देखिए, कहा यही जा रहा है कि जिस अंदाज की कार फरमाइयाँ कपिल सिब्बल की रही आजम खान की जमानत के सिलसिले में और समाजवादी पार्टी के बढ़ते हुए मरासिम के हवाले से, तो ये बहुत अहम कदम है। और इस कदम का यकीनी तौर पर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि उनकी पार्टी को फायदा होगा, आवाम को फायदा होगा, और उन तमाम समाजवादी पार्टी का रकीन को हौसला मिलेगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सत्य पर मायूसी में मुब्तला थे। और देखिए, कहा यही जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट से आजम खान की जमानत के रास्ते हमवार हुए हैं, उसमें बुनियादी किरदार अदा किया है। तो कहीं एक पैगाम ये देना चाहते हैं अखिलेश के, आजम खान और उनके अखिलेश के माबेन जो फासले बढ़ रहे थे या बढ़ते हुए नजर आ रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उन्होंने इस कदम से अपने कहीं ना कहीं उन जबानों पर कब्जा लगाने की कोशिश जरूर की है, पाबंदी आयद करने की जरूर कोशिश की है, जो समाजवादी पार्टी और आजम खान के माबेन बढ़ते इख्तलाफात पर मुसलसल तबसरे कर रहे थे। मुनव्वर तारिक कमर, ये बता दें कि अखिलेश यादव तो कहीं ना कहीं जस्टिफाई कर रहे हैं कि किस तरह से कपिल सिब्बल के आने से उनकी पार्टी में क्या कुछ चेंज आ जाती हैं या क्या वजूहात है इसकी, लेकिन वहीं कपिल सिब्बल का क्या एक्सप्लेनेशन है, उनकी क्या जस्टिफिकेशंस है कि उनका इस डेवलपमेंट में, इस चेंज में क्या गेन है? जाहिर है कपिल सिब्बल एक जिम्मेदार लीडर हैं और बड़े मुहावजे पर काम करते रहे हैं। तो उनका भी मौक़िफ़ यही है कि जो कुछ मौजूदा मरकज़ी हुकूमत की कार फरमाइयाँ हैं, रियासत की हुकूमत की कार फरमाइयाँ हैं, उनके खिलाफ वो आवाज़ बुलंद करेंगे। और जाहिर है कि एक अवामी तहरीकों से बहुत वाबस्ता रहे हैं, फॉल रुकन रहे हैं। तो जाहिर है कि इस हवाले से जो पेशकश की जा रही है वो अपने आप में बहुत मानी तेज है। और अब देखना यही है कि क्या कुछ कुल खिलाता है ये मंजरनामा। और हम देखते हैं कि जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है कुछ, तो अपने नाज़रीन तक ये खबरें जरूर पहुँचाई जाएंगी। बिल्कुल तारिक कमर, वहीं इस पूरे मामले को आजम खान के साथ जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनका केस जो है कपिल सिब्बल ही लड़ रहे थे। ऐसे में ये तार भी जोड़ी जा रही है। हाँ, जाहिर है कि ये तो देखिए वादे हो चुका है कि कपिल सिब्बल की एकदम कांग्रेस से मतलब रुकनीत खत्म होना, उनका इस्तीफा देना और फिर समाजवादी पार्टी
के प्लेटफॉर्म से राज्यसभा की नुमाइंदगी अपने आप में इशारे हैं और जाहिर है कहीं ना कहीं इनाम की शक्ल में इसको देखा जा सकता है। और सियासी मुबस्सिरीन यही मानते हैं कि जो कुछ पेशरफ की गई है वो उसका इनाम भी है ये। और जाहिर है समाजवादी पार्टी को ऐसे बड़े लोगों की, बड़े शहरों की जरूरत भी है जो आने वाले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में 2024 में अवामी साबित हो सकें, अवामी ताबूत दिला सके समाजवादी पार्टी को। बिल्कुल तारिक कमर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। मज़ीद इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया जुड़ चुके हैं। रवि, ये बता दें कि एक तरफ जहां बात होती है और मीटिंगें होती हैं कि किस तरह से कांग्रेस को मजबूत किया जाए, वहीं एक के बाद एक लीडरान जो है पार्टी छोड़ रहे हैं। बिल्कुल, कुछ दिनों पहले उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था और इसमें इस बात को लेकर भी चिंता जाहिर की गई थी और ये भी कहा गया था कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, एक रोड मैप तैयार किया गया था। इस पूरे वाकयात को अगर आप देखें तो G23 के जो सदस्य रहे कपिल सिब्बल सबसे मुखर आवाज थे। पिछले दिनों उन्होंने एक लेख भी लिखा था और सवाल भी खड़े किए थे कि जो कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो फैसले लेने में सक्षम नहीं है और ऐसे में किसी और को, गांधी परिवार की तरह किसी और को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान जरूर खड़ा हुआ था। और जब से राज्यसभा का प्रकरण चल रहा था, ये कहा जाता है कि कपिल सिब्बल को कांग्रेस के कोटे से तो कम से कम राज्यसभा नहीं भेजा जा सकता। इस बात को लेकर नाराजगी थी। हालांकि एक मान मनोबल का प्रयास जरूर किया गया था। गुलाम नबी आजाद ने पिछले दिनों सोनिया गांधी से मुलाकात की थी और कोशिश की थी कि जो खाई दोनों के बीच में G23 के सदस्य हो या फिर आला कमान के बीच में एक ब्रिज का काम जरूर कर रहे थे कि दोनों के बीच जो खाई उसको दूर किया जा सके। लेकिन अभी जिस तरह से जो प्रकरण देखने को मिला और जिस तरह का बयान दिया कपिल सिब्बल ने कि 16 मई को ही उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और निर्दलीय के तौर पर राज्यसभा जा रहे हैं, वो किसी पार्टी में नहीं शामिल हो रहे, पार्टी के समर्थन जरूर है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं आलाकमान विफल रही है और जिस तरह के जो फैसले लिए जा रहे थे या यूं कहें कि जो मान मनोबल का था उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है। जी बिल्कुल रवि सिसोदिया, और आपने बात की कि G23 के हवाले से जो बात हो रही थी, जो मजबूत करने की बातें हो रही थी, लेकिन अब जिस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या उन सारी ही मीटिंग पर जो चिंतन मंथन किया जा रहा था उस पर पानी फिर जाता है? देखिए, सवाल जरूर खड़े होते हैं। अगर आप पूरे प्रकरण को देखें तो पिछले दिनों पंजाब के बड़ा चेहरा हुआ करते थे सुनील जाखड़, उन्होंने पार्टी छोड़ी। कुछ दिनों पहले हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी और अब कपिल सिब्बल एक बड़ा चेहरा ही नहीं थे बल्कि बड़े लॉयर भी हैं। कांग्रेस के तमाम बड़े मसले आयोग के जो तमाम जो बड़े केस हैं वो कपिल सिब्बल भी देखा करते हैं। तो ऐसे में सवाल जरूर खड़ा होता है कि आखिर आला कमान की तरफ से कहाँ मान मनोबल में कमी हो जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो बड़े चेहरे वो छोड़ते चले जा रहे हैं। चिंतन शिविर के दौरान भी ये मसला उठा था, उस दौरान भी कहा गया था कैसे पार्टी को एकजुट करना और 2024 में जो उनकी लड़ाई है उस लड़ाई के लिए क्या खाका तैयार करना है। जहाँ तक राज्यसभा का सवाल है, राज्यसभा को लेकर भी माना जाता है कि राज्यसभा में कांग्रेस के नंबर लगातार कम होते जा रहे हैं और इस बार सिर्फ 10 से 11 ऐसी सीटें हैं जिन पे राज्यसभा को लेकर जो उम्मीदवार हैं वो चयन कर रहे हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस तरफ से कोई भी राज्यसभा उम्मीदवार चयन नहीं किए गए। तो उस दौरान भी माना जा रहा था कि जो राज्यसभा का उम्मीदवार जो कैंडिडेट होगा वो हाईकमान की तरफ से तय किया जाएगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने जिस तरह से सवाल खड़े किए गए तो उससे नाराजगी थी और यही वजह है कि उदयपुर चिंतन शिविर के दौरान भी कपिल सिब्बल को बुलाया गया था बतौर सांसद, लेकिन उस दौरान भी कपिल सिब्बल चिंतन शिविर शामिल नहीं हुए थे। जी रवि, क्या कांग्रेस अभी भी डिनायल मोड में है? क्योंकि बार बार ये बात की जाती है कि कांग्रेस की लीडरशिप में बहुत खामियां हैं, बहुत प्रॉब्लम्स है। इस वजह से कपिल सिब्बल जैसा लीडर जो जब कोई परेशानी आती है, यहाँ तक कि ऑपोजिशन के लीडरान की तरफ से भी अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो वो सामने खड़े होकर केसेस लड़ते हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जो है अपना पक्ष पेश करते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कांग्रेस की लीडरशिप की कमजोरियों की वजह से कपिल सिब्बल जैसे लीडरान जो है इस तरह का फैसला लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, और यही सवाल भी उठाया गया था। G23 के जो सदस्य उनकी तरफ से लगातार इस तरह के सवाल उठाए जाते रहे थे कि अगर कोई नाराज होता है या किसी को अगर बातचीत करनी है तो उसको मिलने का समय दें, क्योंकि जो सबसे अहम सवाल ये था कि कांग्रेस आलाकमान किसी भी लीडर से मुलाकात नहीं कर रहा। हालांकि अभी पिछले दिनों में अगर देखें तो काफी सुधार देखने को मिला और कई लोगों से उन्हें मिलने का समय भी दिया था। लगातार कपिल सिब्बल पार्टी के अंदर की खामियों को उजागर कर रहे थे और लगातार वो कह रहे थे कि कहाँ कहाँ पार्टी फैसले लेने में अक्षम रही है, कहाँ वो फैसले नहीं ले पा रही है, किस तरह से अलायंस के साथ उनको बातचीत करनी है, अलायंस के साथ बातचीत नहीं हो पा रही है, आला कमान को और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लोगों से मिलने का समय दिया जाना चाहिए। तो तमाम तरह की बातें उन्होंने अपनी तरफ से रखी थी। अभी की अगर बात करें तो बड़ा झटका कांग्रेस के इतिहास से कहा जाए कि कपिल सिब्बल न सिर्फ एक बड़े राजनीतिक थे बल्कि साथ ही साथ एक बड़े लॉयर भी रहे और कांग्रेस के कई मसलों को कोर्ट पर देखते भी रहे। तो एक बड़ा झटका जरूर है। लेकिन जो सबसे अहम सवाल आपने भी बताया कि एक डिनायल मोड में कांग्रेस इस बात को अगर आप कहें तो वो मानने को तैयार नहीं है कि कोई लीडर के जाने से पार्टी में कुछ फर्क पड़ रहा है। क्योंकि अगर आप देखें तो सुनील जाखड़ बड़ा चेहरा पंजाब से जा चुके हैं, हार्दिक पटेल युवा चेहरा गुजरात से जा चुका है और अब कपिल सिब्बल। तो एक सवाल जरूर खड़े होता है कि आखिर कहाँ कमी रह जा रही है, क्या आलाकमान उनसे बातचीत करने में अक्षम है या फिर वो चाहती है कि जो जाना चाहता है पार्टी छोड़ के जाना चाहता है उनको जाने दिया जाए।
जी बिल्कुल रवि, जो अभी तक लग रहा है कि रिवाइवल कांग्रेस का तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पर तो जो बचा हुआ स्ट्रक्चर भी था वो भी अब खत्म हो रहा है कांग्रेस का। रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बड़ी खबर यासीन मलिक के हवाले से बता दें। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है। यासीन मलिक की सजा का आज ऐलान हो सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट में सजा पर फैसला महफूज रखा गया है। एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार पाया था। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, टेरर फंडिंग मामले से जुड़ी हुई यासीन मलिक से यह खबर जुड़ी हुई है। यासीन मलिक की सजा का ऐलान आज हो सकता है। पटियाला हाउस कोर्ट में सजा पर फैसला महफूज रखा गया है। आपको बता दें, एनआईए ने यासीन मलिक के लिए फांसी की अपील की है। गुज़िश्ता दिनों दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने यासीन मलिक को कसूरवार पाया था। कोर्ट ने उनको कहा कि आप इस पे बात मत करिए, आप ओनली सिर्फ दो चीजों पे बात करिए कि मिटिगेटिंग फैक्टर क्या हो सकता है, या कोई मतलब एनहांस कर सकते हैं क्या पनिशमेंट या क्या है। तो बेसिकली दे सॉट डेथ पेनल्टी मैक्सिमम उन्होंने एनआईए की तरफ से डेथ पेनल्टी की मांगा है उन्होंने, और सारी और जो सेक्शन है उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात है। फिर उनके वकील ने बात करी है, उन्होंने बोला है कि उन्होंने फिर कुछ बातें बताई कि नॉर्मल जो उस पर हम ये मिटिगेटिंग फैक्टर्स पे होना चाहिए। फिर यासीन मलिक साहब ने बोला कि फिर उन्होंने अपनी बात करी कि 28 ईयर्स जो है 28 ईयर्स से मेरा पॉलिटिकल करियर है और मैं हमेशा से नॉन कॉपरेशन उस पर काम करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि 28 ईयर्स से एक भी ऐसा कोई आप एविडेंस दे दो जहां पर मैंने वायलेंस यूज किया हो। एंड आई हैव बीन वर्कड विद 7 प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, आई के गुजराल से लेके अटल बिहारी वाजपेयी ने इनफैक्ट उनको पासपोर्ट भी दे दिया था। तो उन्होंने इतनी बात करी कि उन्होंने गवर्नमेंट जज साहब से प्ली करी कि अगर आप मेरे को कोई भी सजा देते हैं तो इस चीज को कीप इन माइंड रखते हुए। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, सजा के ऐलान के हवाले से अपडेट बताएं। जी देखिए, साफ तौर से मुनज़्ज़ा जो एनआईए है, जो जांच एजेंसी थी जिसने फिलहाल यासीन मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, उनकी तरफ से फिलहाल जो सबमिशन दिया गया वो ये कहा गया कि इस पूरे मामले में यासीन मलिक को अधिकतम सजा जो है वो फांसी ही दी जानी चाहिए। लेकिन फिलहाल यासीन मलिक की तरफ में जो कोर्ट में उनके वकील थे उन्होंने दलील दी कि चूंकि इस पूरे मामले में ऐसा कोई सीधा एविडेंस फिलहाल जांच एजेंसी के पास नहीं है जिससे ये प्रूव किया जा सके कि उन्होंने वहां पर माहौल बिगाड़ा। और जैसा फिलहाल उनके वकील अखंड प्रताप ये कह रहे थे कि वो फिलहाल बहुत ज्यादा जो प्राइम मिनिस्टर हैं भारत के उनके साथ काम कर चुके हैं, ऐसे में फिलहाल उनकी जो सजा है वो कम करने पर फिलहाल विचार की जानी चाहिए कोर्ट के द्वारा। बहरहाल दोनों पक्षों की दलीलों को कोर्ट ने सुन लिया है। 3:30 बजे फैसले का इंतजार किया जाएगा। 3:30 बजे पटियाला हाउस कोर्ट की स्पेशल जो कोर्ट है एनआईए वो अपना फैसला सुनाएगी। देखना बेहद अहम होगा कि यासीन मलिक को फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ सजा देती है। हालांकि यासीन मलिक के द्वारा कहा गया है कि उनकी सजा को कम करने पर विचार किया जाए, क्योंकि 28 साल से ज्यादा उनकी जो पॉलिटिकल करियर है और उस करियर के मुताबिक ऐसा कोई आरोप सीधे रूप से नहीं लगा है जिससे ये पता चल सके कि यासीन मलिक कश्मीर में माहौल खराब करने के मुख्य जिम्मेदार हैं। तो अब ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जिस तरह गंभीर आरोप यासीन मलिक पर जांच एजेंसी एनआईए ने लगाई है और उसके बाद जब उन्होंने प्लीड गलती की तो कोर्ट फिलहाल इस चीज को कैसे देखता है और क्या ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर क्या यासीन मलिक की सजा में कोई कमी बरतता है या फिर नहीं। ये बता दें सुशील, जो यासीन मलिक का ये दावा है और अपील की है कि 28 साल का जो उनका पॉलिटिकल करियर रहा है उसमें उनका वायलेंस के साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा है, इसका क्या स्टैंड रहता है कोर्ट ऑफ लॉ में और क्या उनके लिए रिलीफ की कोई रेमेडी बन पाएगी? देखिए, बिल्कुल देखिए, रिलीफ की रेमेडी फिलहाल किसी आरोपी पर तभी बन जाती है जब वो अपनी गलती को मान लेता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इतने गंभीर आरोपों के बाद फिलहाल यासीन मलिक ने कोर्ट में ये माना कि वो इस पूरे मामले में दोषी है। लेकिन जो फिलहाल ग्राउंड फिलहाल एनआईए की तरफ से रखा गया है मुनज़्ज़ा, जिसमें ये कहा गया है कि उनके ऊपर जो आरोप है वो 124A है, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप है, जो फंड है वो ट्रांसफर करने का आरोप है, कश्मीर के युवाओं को भड़काने का आरोप है। लेकिन इन तमाम आरोपों को यासीन मलिक इसलिए फिलहाल मना कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई सीधा एविडेंस फिलहाल यासीन मलिक को ट्रैक आउट नहीं करता है जिसमें ये पता चल सके कि यासीन मलिक ही किसी मामले के मुख्य जिम्मेदार हैं। लेकिन जो बैंक अकाउंट मिले हैं जिसमें फंड ट्रांसफर की बात कही जा रही है वो एक बड़ा फिलहाल अहम
सबूत है जांच एजेंसी का, जिसमें ये कहा गया है और ये क्लेम किया गया था कि इस पूरे मामले में यासीन मलिक को ही फंड रेज किया गया है पाकिस्तान से, जिसके बाद उन्होंने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो इन तमाम पहलुओं को फिलहाल कोर्ट कैसे देखता है ये तो जब फैसला आएगा तभी स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जांच एजेंसी की तरफ से ये जरूर कहा गया है कि इस पूरे मामले में जिस तरह आरोप लगाए गए हैं और जिस तरह इन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वहां पर स्टोन पेल्टिंग की कार्रवाई करवाई, ऐसे में इनको फांसी की सजा जरूर देनी चाहिए। लेकिन अब अदालत इस पहलू को कैसे कंसीडर करता है, जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में अगर दोषी अपने आरोपों को मान लेता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोर्ट नरमी बरतेगा, लेकिन कोर्ट कितना नरमी बरतेगा या वो फांसी की सजा को लेकर कोई अहम आदेश जारी करेगा या यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा दी जाएगी, ये तभी साफ होगा जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बिल्कुल, और फैसला जल्द ही सुनाया जाएगा। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। न्यूज़ रूम लाइव में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में हुए एनकाउंटर की। बारामूला में एनकाउंटर हुआ जिसमें 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को हलाक कर दिया है। आपको बता दें कि जिला बारामूला के नीची भट्ट क्रीरी इलाके में ये एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार भी शहीद हो गया है। आईजीपी कश्मीर ने कहा है कि मिलिटेंटों के पास से हथियार और गोला बारूद भी जब्त किया गया है। ये टेररिस्ट पिछले 3-4 महीना से इस एरिया में एक्टिव था, इसको हम लोग ट्रैक कर रहे थे और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारा एक पुलिसकर्मी साथी हमारे शहीद हो गए। हम लोग को दुख है, लेकिन ऐसे इनकाउंटर में इस टाइप का कोलेटरल डैमेज हम लोग को बर्दाश्त करना पड़ता है। मैंने पहले कह दिया पाकिस्तानी टेररिस्ट है, जैश में हम उससे ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, इस साल अभी तक में 22 पाकिस्तानी टेररिस्ट मारे गए। लास्ट पूरे एक साल में 21 मारा गया था। अच्छी बात है, जितना जल्दी पाकिस्तानी टेररिस्ट सफाया हो जाए, यहाँ शांति आने में अच्छा होगा, हम लोग इससे हेल्प मिलेगी। राइफल्स पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका कार्रवाई में आज सुबह 3 पाकिस्तानी मिलिटेंटों को क्रीरी बारामूला के नजीबट गांव में हिलाक कर दिया गया। इस इनकाउंटर में जम्मू कश्मीर पुलिस से ताल्लुक़ रखने वाला एक नौजवान भी शहीद हुआ है। पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्स ने घेरे में लिया है और तमाम आने जाने वाले रास्तों को सील कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि इनकाउंटर उस वक्त शुरू हुआ जब इलाके में छुपे बैठे मिलिटेंटों ने सिक्योरिटी फोर्सेज की एक पार्टी पर फायरिंग की और जवाबी कार्रवाई में इस इलाके में छुपे 3 मिलिटेंटों को मार गिराया गया है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। नाज़रीन, मुर्दा करार देने और कब्र में दफन करने के बाद मौज़ाती तौर पर जिंदा मिलने वाली मासूम बच्ची बिलाखिर जिंदगी की जंग हार गई है। बानहाल अस्पताल में जन्म लेने वाली बच्ची श्रीनगर के अस्पताल में 2 रोज तक जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ बैठी। वाज़ेह है कि बानहाल अस्पताल में जन्म लेने के बाद उसे मुर्दा करार दिया गया था और उसकी तदफीन अमल में लाई गई थी। जमीन मालिक के एतराज के बाद उस बच्ची को कब्र से निकालकर दूसरी जगह दफन करने के लिए जाने के दौरान उसे जिंदा पाया गया था। उसे बाद में जीबी पंत अस्पताल श्रीनगर मुंतकिल किया गया था। आज सुबह वो फौत हो गई। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शबीर अहमद तफसीलात के साथ। एक आस बंधी थी, टूट गई। जी हाँ, बानिहाल में जिस बच्ची को मुआवजाती तौर पे कब्र से ज़िंदा निकाला गया था वापस, उसका आखिरकार यहाँ 2 दिन तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार उसने ज़िंदगी की जंग हार ली। तो मुझे यही अफसोस हो रहा है, ये बच्ची बच गई होती, लेकिन मुझे पता नहीं था ये बच्ची जिंदा है कि मुर्दा है, क्या है क्या नहीं। लेकिन ये मुझे अगर पता होता, डॉक्टर ने मुझे दिखाया होता, डॉक्टर पे मुझे भरोसा था, लेकिन उन्होंने मुझे बोला ही नहीं ये जिंदा है या मुर्दा है। तो लेकिन इस वक्त मैं अंदर गया कोई 6:30 के करीब, तो डॉक्टर साहब बोलने लगा बच्ची की डेथ हो गई। तो अब मुझे बहुत अफसोस हुआ, ये बच्ची बच गई होती, लेकिन डॉक्टर के भरोसे पे मैंने इसको दफना दिया। उन्होंने बोला ये ऐसे ये मीट जैसा, इसको लेके दफना दो या फेंक दो। तो उन पर मैंने भरोसा करके अपनी बच्ची को दफना दिया था। काश अगर मुझे ये पता होता, मैंने इनको दफनाया ना होता, ये जिंदा रह गई होती बच्ची। इंसाफ होना चाहिए और मैं गवर्नर साहब से भी अपील करता हूँ, हमारे साथ हद से ज़्यादा इंसाफ कर दीजिए। पहली दफ़ा तो हमने एक बच्ची को दफना दिया था, एक दूसरी बार एक हमारे पास नई रोशनी की एक किरण आई थी, दूसरी बार भी हमें उसको जब दोबारा हमें लाश दे दी दफनाने के लिए। इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि एक बच्ची का फादर और एक बच्ची का मामू जो एक बच्ची की माँ है, उनके लिए इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि बच्ची को दोबारा हाथ में जब थमाया तो क्या हमारे कलेजे में क्या हुआ होगा। सर वो हमें पता है कितना दुख की बात है।
डॉक्टरों को, ऐसे नर्सों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए सर। सस्पेंड की कोई बात नहीं सर, सस्पेंड नहीं, उनको जड़ से उखाड़ना चाहिए सर। और जो इस बच्ची का फादर है उसको अच्छा इंसाफ होना चाहिए सर। हमारी मीडिया वाले से बस यही गुजारिश है कि बच्ची का जो पापा है वो बहुत गरीब है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। आप तहकीकात कीजिएगा, पहले आपने लापरवाही की तहकीकात कर रहे हैं, अब कत्ल की कर दीजिएगा। लेकिन ये सवाल सबसे कि ये जो दूर दराज इलाकों में लोग रहते हैं, इनके सवाल हर वक्त रहते हैं। कुछ हमारी नज़र में आते हैं, कुछ मीडिया की नज़र से ओझल हो जाते हैं। ये तो मौजज़ाती तौर पे सामने आया, शायद इनकी किस्मत में अब की बार इंसाफ लिखा हो। ये जो कमेटियां आप बनाते हैं, इन कमेटियों पे अमल कर दीजिएगा। मैंने भी अपनी कई स्टोरीज़ पे कमेटियां बनते देखी, लेकिन फिर कुछ हुआ नहीं। अब की बार ये तय करना होगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को भी कि क्या इन दूर दराज इलाकों के लोगों को जो हेल्थ सर्विसेज का बुनियादी हक है, क्या उन्हें ये दिया जाए, क्या इन्हें ज़िंदगी का हक है, ये तय कर दीजिएगा। कैमरा पर्सन अयूब खान के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 श्रीनगर। अखिलेश यादव असेंबली में खिताब कर रहे हैं, सीधा रुख करते हैं। सरकार अगर कोई हुई है तो यही सरकार है। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और असुरक्षा का माहौल अगर किसी ने पैदा किया है तो यही सरकार है। ध्वस्त कानून व्यवस्था, ध्वस्त कानून व्यवस्था, कृष्णा जी शांत, सामूहिक बलात्कार, आप भी, नफरत, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली, विकास को रोकने वाली, महंगाई को चरम सीमा पर ले जाने वाली, नौजवानों के रोजगार की कोई योजना ठोस नहीं होना और कोई बड़ा निवेश अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। और जब आप पूरा भाषण पढ़ते हैं और देखते हैं, इन तमाम समस्याओं का कोई समाधान भी उसमें दिखाई नहीं देता है। आज उत्तर प्रदेश अगर हम सही मायनों में देखें, नीति आयोग के आंकड़ों के हिसाब से देखें किस पैरामीटर में हम कहां खड़े हैं। शिक्षा के सूचकांक में यूपी सबसे नीचे से चौथे स्थान पर है। और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये हमारे माननीय सदस्य के किसी के आंकड़े नहीं है। अध्यक्ष जी, ये नीति आयोग का आंकड़ा है कि शिक्षा के सूचकांक में सबसे नीचे से ऊपर 4वें स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगर हम स्वास्थ्य के सूचकांक में देखें तो सबसे नीचे वाले पायदान पर है। देश में गरीबी बढ़ाने वाले बड़े राज्यों में अगर कोई प्रदेश आ रहा है तो उत्तर प्रदेश आ रहा है। और केंद्र सरकार की रिपोर्ट में, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है कि मिड डे मील योजना में घोटालों में यूपी सबसे आगे। इनोवेशन के मामले में देश का 16वां राज्य यूपी। भूखमरी में देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। नीति आयोग। फेक इनकाउंटर के मामले में मानवाधिकार के सबसे ज्यादा नोटिस अगर किसी प्रदेश को मिले हैं तो माननीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश को मिले हैं। साइबर क्राइम में सबसे ज्यादा मामले अगर कहीं से आ रहे हैं तो वो उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। महिला अपराध में कल भी कहा मैंने माननीय अध्यक्ष जी, और आज फिर कहता हूं मैं, ये आंकड़े विपक्ष के नहीं हैं, ये आंकड़े वो हैं जो डायल 100 112 या सरकार आंकड़े दिल्ली को भेजती है। एनसीआरबी के आंकड़े। यूपी में एजुकेशन क्राइम की क्या हालत है और रिपोर्ट्स इस मुतालिक क्या कुछ कहती हैं, अखिलेश यादव इस हवाले से असेंबली में जानकारी दे रहे थे। न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।